So students, now it's time to discuss some more accounting terms. So now we discuss trade receivable. सबसे पहले हम समझते हैं कि what is the meaning of trade receivable. ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, व्यापार, और रिसीवेबल का मतलब होता है बिजनेस को जहाँ जहाँ से कैश रिसीव होना है. तो हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल. हमारी ट्रेड रिसीवेबल में दो टर्म्स आएंगे. जो हमारा पहला टर्म्स आएगा वो होगा हमारा डेटर. कौन सा होगा, डेटर. अब आप लोग सोच रहे होंगे DEBTOR, ये तो डेप्टर हो गया. नहीं, इसे हम डेप्टर नहीं, इसे हम डेटर पढ़ेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे बी है ये साइलेंट रहेगा. कैसा रहेगा, साइलेंट. और जो हमारा सेकंड टर्म है ट्रेड रिसीवेबल में वो हो जाएगा हमारा बिल रिसीवेबल. कौन सा हो जाएगा, बिल रिसीवेबल. ये हो गया बिल रिसीवेबल, जिसे हम इन शॉर्ट BR भी कहते हैं. चलिए, तो अब हम बात करें व्हाट इज डेटा. डेटा फॉर एग्जांपल, हमने किसी को भी गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड की. सपोज बिजनेस है ए का. किसका है, ए का. तो ए ने बी को गुड्स सोल्ड की. तो यहां पे हम देख लें गुड्स सोल्ड टू बी. तो जब बी को गुड्स सोल्ड की तो बी ए को क्या पे करेगा, कैश. तो कैश रिसीव हुआ, और रिसीव कहां पे हुआ, हमारे व्यापार में. तो ये क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल. तो ये था हमारा डेटर. डेटर क्या होता है, जिससे किसी को भी हम पैसा उधार देते हैं तो इन फ्यूचर उससे पैसा हमें मिलने वाले हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटर. सेकेंड टर्म है बिल रिसीवेबल. ये काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसे हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड अकाउंटिंग टर्म्स की, या अगर हम अपने सेकेंड लेक्चर्स के अकॉर्डिंग बोलो तो ये हमारा 12th अकाउंटिंग टर्म्स होगा. तो हमारा जो 12th अकाउंटिंग टर्म्स होगा वो होगा ट्रेड पेएबल. कौन सा हो गया, ट्रेड पेएबल. अभी हम बात कर रहे थे ट्रेड रिसीवेबल की, यानी व्यापार में जो कैश हमें रिसीव होने वाला था. अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड पेएबल की, यानी व्यापार में अब हमें पेमेंट्स भी करने पड़ते हैं. व्यापार से पैसा बाहर भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम परचेज करते हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हम उधार पे भी परचेज करते हैं, तो हमें पेमेंट करना पड़ता है. तो इसमें भी हमारे दो कॉन्सेप्ट आएंगे, यानी टू टर्म्स आएंगे. पहला होगा क्रेडिटर्स. इसे हम क्रेडिटर ही पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ भी साइलेंट नहीं होने वाला. और सेकंड टर्म है बिल पेएबल. बिल पेएबल, जिसे हम शॉर्ट में BP भी कहते हैं. हम बात करें क्रेडिटर की. फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, उधार पे, तो हमें फ्यूचर में उसका पेमेंट करना पड़ेगा. तो वो हमारे लिए एक पेमेंट है. फॉर एग्जांपल, हम वापस एग्जांपल की बात करें, बी, तो ए ने परचेज किया. अब हम बात करें गुड्स परचेज फ्रॉम बी. इट मीन्स ए ने बी से गुड्स परचेज किया, तो अब ए को यहां पे बी को पेमेंट भी करना पड़ेगा. तो ये होगा हमारा क्रेडिटर्स. और रहा बिल्स पेएबल, ये भी वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसे भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल को हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. चलिए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म की. तो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म क्या है, हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है कॉस्ट. क्या है, कॉस्ट. चलिए देखते हैं. हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है कॉस्ट. क्या है, कॉस्ट. अगर हम बिजनेस में किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं तो जो उस गुड्स का प्राइस होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट. क्या कहते हैं, कॉस्ट. किसी भी गुड्स के प्राइस के, या हम कह सकते हैं किसी भी गुड्स की
वैल्यू को हम कह सकते हैं कॉस्ट। क्लियर? किसी भी गुड्स की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि हमारा 14 डिस्काउंट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। तो अगर हम बात करें बिजनेस में, तो बिजनेस में जो हम डिस्काउंट है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हमें मिलता ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है कैश और एक होता है उधार, जिसे हम ऑन क्रेडिट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलने ही वाला है, चाहे हम कैश ट्रांजैक्शन करें, यानी कि हम कैश पेमेंट लें, या हमारा ट्रांजैक्शन कैसा हो, कैश बेसिस हो या क्रेडिट बेसिस हो, ट्रेड डिस्काउंट तो हमें मिलने ही वाला है। लेकिन अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट हमें तभी मिलता है जब हम कैश में पेमेंट करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन कैसा हो, कैश बेस्ड पे। चलिए अब हम इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो एक पेन है, मैं मार्केट से एक पेन परचेस करने जाता हूं, तो वो पेन की जो वैल्यू है वो है 20 रुपीज़। कितनी है? 20 रुपीज़। उस पर 10% डिस्काउंट है। क्या है? 10% डिस्काउंट। अगर अब आप 10% निकालोगे 20 रुपीज़ का, तो कितना निकलेगा आपका? अगर आप 10% निकालते हो तो आपका निकलने वाला है 2 रुपीज़। कितना निकला? 2 रुपीज़। चलिए, तो अब माइनस हो गया यहाँ से 2 रुपीज़, अब ये बचा 18, यानी मुझे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, गुड्स को परचेज करने के लिए? 18 रुपीज़। तो जो ये 2 रुपीज़ है ये तो हो गया हमारा डिस्काउंट। आई होप आपको डिस्काउंट समझ में आया होगा। डिस्काउंट होता क्या है? किसी भी गुड्स की वैल्यू पे जो हमें डिडक्शन मिलता है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। क्लियर? चलिए अब हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस। मैंने आपको क्लियर बताया, चाहे ट्रांजैक्शन क्रेडिट का हो या कैश का हो, ट्रेड डिस्काउंट तो हमें मिलना ही है। लेकिन कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब हम कैश पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गया और मार्केट से मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा 10,000 रुपीज़ का। कितने का खरीदा? 10,000 रुपीज़। उस पर है 10% डिस्काउंट। तो उस पर 10% डिस्काउंट लगा तो मुझे 1,000 लेस हो गया, तो वह 9,000। शॉपकीपर ने मुझसे कहा कि अगर आप अभी 9,000 कैश पे करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। वाओ, बहुत अच्छा हुआ। तो हो गया 900, यानी अब अगर मैं कैश पेमेंट करता हूं तो मुझे सिर्फ 8100 पे करना पड़ेगा। तो जो ये 1,000 रुपीज़ था, ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट, TD। यानी चाहे मैं उधार पेमेंट करता, कुछ टाइम बाद करता, तो भी ये 1,000 मुझे मिलने वाला था। लेकिन जो ये 900 था, ये मुझे कब मिलने वाला था? जब मैं सिर्फ कैश पेमेंट करता हूँ। यानी अगर मैं कैश पेमेंट करता तो मुझे क्या मिलता? प्रोडक्ट 8100 में। तो जो ये 900 हो गया, ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। आई होप आपको डिस्काउंट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, जो कि है एंट्री। क्या है? एंट्री। चलिए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है एंट्री। एंट्री क्या होती है? अकाउंट्स में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्री। क्लियर? एक बार फिर से, अकाउंट्स में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंट्री। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है बैड डेट्स। क्या है? बैड डेट्स। बैड डेट्स। बैड डेट फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी बंदे को गुड्स उधार पे बेची,
मैंने किसी भी बंदे को गुड्स उधार पे बेची। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स सोल्ड की, फिर से समझ लीजिए इसे। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स 1 मिनट बात करें हम गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई। अगर मैंने गुड्स मिस्टर वाई को सोल्ड किया और मिस्टर वाई की डेथ हो जाती है, मिस्टर वाई की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा पैसा डूब जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। यानी जो पैसा डूब जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स की, जो कि है इंसॉल्वेंट। अगर हम बात करें तो 17 जो कि है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कोई भी आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन हो सकता है। इंसॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, हु इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज डेट। इट मीन्स कोई बंदा अपना जो भी डेट से जो उसे पेमेंट्स करना है उसे पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। और ये कोई भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकती है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, और नेचुरल यानी हम और आप। अगर कोई बंदा अपनी पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है तो उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कौन करता है, कोर्ट। कौन डिक्लेयर करता है, कोर्ट। तो ये था हमारा अकाउंटिंग टर्म इंसॉल्वेंट। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप कहोगे सर अभी तो इंसॉल्वेंट पढ़ा, ये सॉल्वेंट जैसे उसका अपोजिट है। इंसॉल्वेंट में हमने क्या पढ़ा था, हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे हिज डेट। और सॉल्वेंट वो बंदा होगा जो पोजीशन में है, जो अपने सारे डेट्स यानी कि जो भी पेमेंट्स हैं वो करने की पोजीशन में है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। हमारा नेक्स्ट जो कि अकाउंटिंग टर्म्स है 19, वो है मर्केंडाइज। मर्केंडाइज अब क्या है, कई लोग इसे प्रोनाउंशिएट करते हैं मर्चेंडाइज, तो अब वो उनकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है वो है मर्केंडाइज। तो मर्केंडाइज क्या होता है, मर्केंडाइज होता है गुड्स फॉर रीसेल। यानी वो पर्सन जो गुड्स को परचेज करते हैं रीसेल पर्पस से, उसे हम क्या कहते हैं, मर्केंडाइज। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर के हमारे लास्ट अकाउंटिंग टर्म्स की, वो है लाइव स्टॉक। क्या है, लाइव स्टॉक। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि बिजनेस में कई लोग होते हैं वो एनिमल रिलेटेड बिजनेस करते हैं। इट मीन्स एनिमल रिलेटेड लाइक डेयरीज वगैरह हो गई, और कुछ हॉर्सेस का भी करते हैं। तो जो उनके एनिमल्स होते हैं उन्हें हम काय में रखते हैं, लाइव स्टॉक में। किस में रखते हैं, लाइव स्टॉक। आई होप आपको आज के अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आए होंगे, और हमारे बाकी के जो कुछ अकाउंटिंग टर्म्स अब थोड़े बहुत ही बचे हैं उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने सारे नोट्स सिस्टमैटिक वे में बनाते चलें। ओके, थैंक यू।